अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास फलाना। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं वो 20,987 हो चुके हैं, अमवात 476 हो चुकी हैं। आज के दिन में तकरीबन 750 के करीब नए केसेस आए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने आज फिर बैठक लगाई जिसमें उस्मान डार साहब उनके साथ मौजूद थे, डॉक्टर जफर मिर्जा मौजूद थे और यूटिलिटी के जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने जो एक माह 10-15 दिन पहले ख्वाब देखा टाइगर फोर्स बनाने का, इस सारे बहरान के अंदर आज वो ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचा है, फॉल कर दिया गया है और उनकी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। उनको बताया गया है कि आपने तमाम तर तवज्जो जो है वो लोगों को SOPs के ऊपर दिलानी है कि किस तरह तमाम तर हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करते हुए इस वबा से खुद को महफूज करना है, ताकि जो कोरोना के खदशात थे, जो कोरोना ने तबाही मचाई थी, उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोटे रोजगार वाले लोग हैं उनके ऊपर डाला है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हम इनको खोलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों ने SOPs के ऊपर अमल ना किया तो फिर ये वबा फिर से जोर पकड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान ये कह रहे थे, लेकिन शायद वजीर आजम इमरान खान को ये नहीं पता कि रोजाना की बुनियाद पर 1000 के करीब इन्फेक्टेड केसेस आ रहे हैं, अमवात 20 से ज्यादा हो रही हैं हर रोज की बुनियाद के ऊपर। और ऐसी सूरत हाल में अगर सिर्फ टाइगर फोर्स के ऊपर छोड़ देना, और उस्मान डार साहब कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस से ये तमाम तर चीजें रेगुलेट होंगी, तो फिर ये टाइगर फोर्स का और 1-1.5 माह तकरीबन ये लेने का फायदा ही क्या हुआ अगर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के जरिए ही सारे काम करने थे। वो तो पहले ही मौजूद थे, उनको मजीद इफेक्टिव कर दिया जाता। जो तमाम तर यूनियन काउंसिल्स की कमेटीज बनाई गई हैं, आज उस्मान डार साहब ये बात कर रहे थे, तो उन कमेटीज को पहले से ही जो मुस्लिम लीग नून कहती रही कि उनको बहाल किया जाए, जो तमाम तर नीचे गली मोहल्ले की सियासत करने वाले लोग हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको दोबारा से बहाल कर लिया जाए, शायद इस कोरोना वायरस के तमाम तर पीरियड के अंदर ही बहाल करके तो उससे काम लिया जाए। लेकिन वजीर आजम ने ऐसा नहीं किया और टाइगर फोर्स को आज बहाल कर दिया। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को आज तलबी का फिर नोटिस मिला। 2 दफा उनको 3 दफा नोटिस मिला है, वो पहले 2 दफा पेश नहीं हुए, आज वो पेश हो चुके हैं, जिसके ऊपर फयाजुल हसन चौहान ने भी खासी तनकीद की कि आज उन्हें पता लग गया था कि शायद उन्हें गिरफ्तार करना है, धर लिए जाएंगे, इसलिए वो आज पेश हुए। बहरहाल वो आज तकरीबन 2.5 घंटे तक नैब के ऑफिस में रहे, लेकिन नैब उनसे मुतमईन ना हो सकी। फिर उन्हें जून के पहले वीक में बुला लिया गया है और शेख रशीद साहब इससे पहले पेशगोइयां कर चुके हैं कि ना तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो मसवदा चलता रहा है मीडिया के ऊपर वो असली है, और ना ही हुकूमत इन तमाम तर मसवदों के ऊपर चलेगी जिसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिया गया था, नैब को बहुत ज्यादा पीछे कर दिया गया था। वो मसवदा हमने भी आप तक शेयर किया था। वो नैब ऑर्डिनेंस तो अभी ईद से पहले नहीं आएगा और ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर तक हमें नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, इस वक्त जो टाइगर फोर्स आज बहाल हो गई, अब आपको तकरीबन आप लोगों ने बड़ी सियासत की, मतलब सियासत इन द सेंस कि आप लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, लेकिन आज वो बहाल हो गई है, इसका खुले दिल से वेलकम कर लें। अवाम की भलाई के लिए है, आज वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएंगे। रहमान रहीम। वकास फलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम, आपके चेयरमैन साहब और आपके टोटल बरादरी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कोरोना के इस खतरनाक और दर्दनाक लम्हात पैदा करने वाले इस कोरोना बीमारी जो इंटरनेशनल बीमारी बन चुकी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक का लाख लाख शुक्र है कि सरदारे दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक के सदके कि पाकिस्तान में कोरोना जिस शिद्दत से आया, पाकिस्तान इसके बावजूद महफूज है। और अमेरिका, इटली, स्पेन, पूरी दुनिया में अमवात की तादाद आप देख लें, तकरीबन कुल 37 लाख मरीज पूरी दुनिया में हो चुके हैं, तकरीबन 2.5 लाख अमवात हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो 476 या 80 के करीब हैं, मैं समझता हूं इस पर भी अगर कमीशन बना दिया जाए और अगर डायग्नोज कर लिया जाए कि इसमें हार्ट पेशेंट कितने हैं, इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर और हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है कि ये सारे ज्यादातर जो क्रिटिकल मरीज हैं वही इंतकाल कर चुके हैं। उसको आप इस तरह ना डिफरेंशिएट ना करें। कसम, माय पॉइंट इज, मुझे समझ जो क्रिटिकल पेशेंट है, अगर वो हार्ट पेशेंट है और उस पर कोरोना आया है तो उस पर फौरी तौर पर उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी जो है वो कुव्वते मुदाफत ना होने की वजह से उस मर्ज का
में मुब्तला होकर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि 26 फरवरी को पहला पेशेंट पाकिस्तान में आता है और फिर 26 फरवरी के बाद 26 मार्च और 26 मार्च के बाद 26 अप्रैल का आप डाटा निकाल लें। ये कहते रहे कि हमने कंट्रोल कर लिया। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मुकम्मल लॉकडाउन फॉर 14 और 15 डेज, 14 या 15 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन था। उसके बाद क्योंकि यही पैरामीटर्स चाइना ने आजमाए और कंट्रोल कर लिया, आज वहां पर लोग अपनी खुशहाली की तरफ रवां हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे, फ्रांस की भी एग्जांपल है, कल मैं देख रहा था कि फ्रांस में तकरीबन 24 घंटों में साउथ अफ्रीका एक केस नहीं सामने आया। साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जितने मैं समझता हूं, स्पेन था, इटली था, उनको अल्टीमेटली मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ आना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब ने एक ही बात की कि हम इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आप देखना कि पंजाब में हमने हेल्थ के 2 डिपार्टमेंट बनाए, हमने 2 मुकम्मल मिनिस्टर दिए, 2 सेक्रेटरी दिए। इनकी जिद है, इन्होंने एक मिनिस्टर लगाया ही नहीं। भाई सीट खाली है, एक मिनिस्टर हेल्थ की, 2 मिनिस्ट्रियां हैं, 2 डिपार्टमेंट हैं और 2 सेक्रेटरी हैं। आज भी 2 सेक्रेटरी हैं, लेकिन इनके पास एक मिनिस्टर है। दूसरी मिनिस्टर के लिए इनके लिए अभी इश्तिहार जारी है। कौन आता है, कौन अलीम खान साहब की तरह खान साहब को एक बहुत बड़ा अच्छी अमाउंट का चेक देगा तो सो वो मिनिस्टर भर्ती हो जाएगा। हमें कोई इतराज नहीं। आज गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नेकी साहब ने कौम से जो वादे किए थे, हम कहते हैं उस पर काम अमल करते हैं। इशू ये है कि ये वायरस जो है ये इंपोर्ट होके आया। आज जो फ्लाइट्स आई हैं पेशावर या लाहौर या कराची में, आप उसमें से 200 में से तकरीबन कर रहे हैं, 100 लोग आज फिर इन्फेक्टेड हुए हैं। उनमें से मैं यही अर्ज करता, अगर ये पहले दिन काफ्तान और इंटरनेशनल फ्लाइट पर ये फार्मूला आजमा लेते तो ये मुल्क महफूज होना था। आज मैं समझता हूं ये बैड गवर्नेंस और इनकी नाकामी और नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस कोरोना के मर्ज की इमरान याकूब साहब सीनियर तजियाकार मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, आज जिस तरह वजीर आजम कह रहे हैं कि अब हम आहिस्ता लॉकडाउन को नरम करके सनतें खोलने जा रहे हैं और टाइगर फोर्स का आज उन्होंने जिस तरह आगाज कर दिया वो फॉल हो गई और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के जरिए वो तमाम तरह अपनी एक्टिविटीज करेंगे। आप ये समझते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को ये लग गया है कि अब ये फैलेगा नहीं, या जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं कि शायद ये मई में खत्म हो जाएगा, जून में तकरीबन पाकिस्तान से ये बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा, उसी के ऊपर वजीर आजम ये बिलीव कर रहे हैं, यकीन रख रहे हैं, जिसकी वजह से आज इस तरह के बयान दे रहे हैं? सर इमरान साहब, इस तरह का बिल्कुल भी यकीन नहीं रख रहे कि ये जून में खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल जून में खत्म होने सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ ये जरूर है कि अल्लाह की रहमत हो जाए तो अभी खत्म हो जाए, आज शाम को खत्म हो जाए, रात को सुबह जब हम उठे तो पाकिस्तान में कोरोना का कोई मरीज भी ना रहे। कि अल्लाह की रहमत से तो मुमकिन है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखें तो अभी ये जून में खत्म होने का तो कोई चांस भी नहीं है। अलबत्ता जो सिंगापुर की रिसर्च यूनिवर्सिटी ने डेटा के बिना पे पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट पेश की है, उनके मुताबिक जून में ये 70% तक कम हो जाएगा और सितंबर में ये 0% पे चला जाएगा। वो भी इस तरह के डेटा की बिना पर उन्होंने किया है। लेकिन क्या पाकिस्तान में पूरा डेटा मौजूद है? क्या पाकिस्तान में पूरी टेस्टिंग हो रही है? क्या पाकिस्तान के पास हुकूमत वफाकी हो या सूबाई, किसी भी हुकूमत के पास डेटा है? किसी एक शहर का डेटा पूरा नहीं है तो पूरे मुल्क का डेटा क्या होगा? इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ये पूरी तौर पे इसमें इस तरह से खत्म होने के चांसेस हों। लेकिन वजीर आजम ने जो फैसला किया, मैं उसका दूसरा मतलब समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम ने इस बिना पर फैसला किया कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि शुरू से वो इसका इजहार भी करते थे कि कोरोना तो पता नहीं काबू में आए या ना आए। अब सूरत हाल ये है कि ये ना हो कि बेरोजगारी से सूरत हाल बिल्कुल ही बेकाबू हो जाए। आप देखें कि 40 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मजदूर हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर मजदूरी करते हैं। अब 2 महीनों से वो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियां बंद हैं, इसके अलावा दुकानें बंद हैं। इस वक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, जो उनका रोजगार बंद है। तो कितनी देर ये गुजारा चल सकता है? और सफेद पोश आदमी जो है वो तो बुरी तरह से पिस गया है। गरीब आदमी तो फिर मांगता के ले रहा है, उन्होंने तो राशन भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन सफेद पोश बिल्कुल मजबूर हो गया।
तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का ये फैसला इसलिए है कोरोना के खात्मे का, इस फैसले से मुझे तो बराह रास्त में ताल्लुक नजर नहीं आता। ठीक, अच्छा ये एसओपीज के ऊपर अमल करवाना होगा, एसओपीज टाइगर फोर्स करवा पाएगी आपके नजदीक एसओपीज के ऊपर अमल? ये बड़ा सवाल जो है ना आपका, हुकूमत में अमल कराना होता है, टाइगर फोर्स में अमल नहीं कराना होता। टाइगर फोर्स कैसे अमल करा सकती है? टाइगर फोर्स के पास क्या कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे कोई ऐसा उनके पास राइट मौजूद है कि वो अमल दरामद करवा सके? अमल दरामद करवाना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी है? वो आपकी हुकूमत के जेर इंतजाम है। आपके डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी पुलिस है, आपकी ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन्होंने अमल दरामद करवाना है और कोई इस पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। टाइगर फोर्स का बंदा अगर अमल दरामद करवाने की कोशिश करेगा तो उनसे वो पूछेंगे कि जनाब ये क्या है मामला, आप किस हैसियत में ये करवा रहे हैं? टाइगर फोर्स वाले किसी की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेके उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। ठीक, अच्छा जी राम साहब। वकास साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, जो इंतहाई काबिल एहतराम इमरान यकूब साहब बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल राय दूंगा। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब सैलाब आया तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई, जब फ्लड आया पूरी कौम इकट्ठी हो गई, और जब 17 जून 2014 को एपीसी वाला स्कूल वाला दर्दनाक वाकया पेश 16 दिसंबर 2014 हाँ जी 16 दिसंबर 2014 ठीक, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। मियां नवाशी साहब और उस वक्त के जनरल रहेल शरीफ साहब खुद वहां पर गए, सारी कौम को इकट्ठा किया। आज कौम को कौमी यकजहती की जरूरत है, लेकिन खान साहब ना जाने आईने पाकिस्तान 1973 के आइन की वायलेशन कर रहे हैं। जहां पर 51 वोट वाले हुक्मरान होते हैं तो वहां पर 49% लेने वाली अपोजिशन होती है। दोनों मिलकर हुकूमत और गवर्नमेंट आपस में, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है उसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। उनकी आमने सामने चेयर्स होती हैं, बराबरी की सतह पर होती है, एक रोल होता है। आफ्टर 18 अमेंडमेंट आपका इलेक्शन कमीशन हो, आपका नैब हो, जब तक प्राइम मिनिस्टर की राय के साथ साथ अपोजिशन लीडर ने राय नहीं देनी अपना, उस वक्त तक वो कानूनी तौर पर पोस्टिंग नहीं होती और नहीं होती रही। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जिद में है, कुछ नहीं करते। आज देखे ना शबाशी साहब हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं कोरोना के लिए, वो कहते नहीं शबाशी साहब को नैब गिरफ्तार कर ले। आपकी नैब कोर्ट्स जो है वो गालबन हफ्ते में 1 या 2 दिन काम कर रही हैं कोरोना की वजह से। आपकी हाई कोर्ट्स में ऑलमोस्ट काम रुका हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करें, नहीं गिरफ्तार करें, उससे कोरोना का जो महाज है वो खराब हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़े हैं वो उससे डिस्टर्ब हो गया। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को एक नहीं 100 दफा गिरफ्तार करें, जैसे 5.5 में पहले गिरफ्तार रखा इमरान न्याजी साहब की जिद में, तो कितनी करप्शन हुई हमें साबित कर दें। अब जो नैब हेलीकॉप्टर का केस इमरान खान साहब पर है उस पर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लें, और उसके बाद जो मालूम जब्बे वाला प्रेस खटक पर केस है उस पर भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लें, और उसके बाद बीआईटी के प्रोग्राम में हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लें, और उसके बाद चीनी आटा स्कैंडल में अपने केसेस काफी हैं, फिर मैं दूसरों के केसेस पे शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करें। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि खान साहब ये मुल्क ना हमारे बाप की जगीर था ना किसी और के बाप की जगीर है, ये 22 करोड़ अवाम की जगीर है। आज पूछना यह है कि आज आपने एडमिट कर लिया कि आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। आपने जो यंगस्टर जो टाइगर फोर्स भर्ती की है, जो आपने 10 अप्रैल को अनाउंस करना था, आज आपने 4 मई को अनाउंस किया है। और मैं समझ गया हूं कि आज आपने इकरार कर लिया कि आपकी टीम वाकई नालायक थी, आप नालायक हैं। आज आपने अदम इत्मीनान कर दिया है पाकिस्तान की कैसे नालायक हैं? हाँ, इस तरह आज इन्होंने साबित किया है कि शहबाज शरीफ की जगह पे भर्ती होने वाले उस्मान बुज़दार साहब मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। कैसे? इस तरह कि जब हम ये कहेंगे कि जिले का डीपीओ और डीसीओ डिलीवर नहीं कर सकते, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, डीएसपी और एसएचओ काम नहीं कर सकते, आपका रेवेन्यू जो निजाम है वकास साहब, आपका जो पटवारी है वो 2 ब्याज या 3 दहात पे होता है, जिसको अकेले अकेले घर का डाटा जिसको पता होता है। फिर आपके पास यूनियन काउंसिल का सेटअप मौजूद है।
اور جو چیئرمین یونین کونسل، ہم نے کہا تھا کہ آپ عارضی طور پر پنجاب اور باقی صوبوں میں بھی جو بلدیاتی نظام ہے، جو چیئرمین سسٹم ہے جس میں ان کے بھی ممبر ہیں، اس کو بحال کر کے کرونا کے مرض سے ان سے مدد لیں، کام لیں. اور یہ کرونا والے دیکھنا، وہ ساجد ملوکا صاحب جو فیصلہ آباد میں جو NA 109 کے MNA کے کوارڈینیٹر اور رشتہ دار تھے، 5 لاکھ روپے گھر سے لے کر جا رہے تھے. کس کا؟ بھئی وہ احساس پروگرام کے نام پہ سکول کی تقریب تھی، وہاں تقسیم کرنا تھا، اور انہوں نے FIR درج کرا دی کہ میری جیب سے 5 لاکھ روپے کسی نے چوری کر لیے ہیں. تو خان صاحب جیسے آپ کی ایسی ٹائیگر فورس ہوگی، اچھی بات ہے. آپ کو اپنے فالتو جانور رکھے ہوئے ہیں گھر میں، ان کا نام شیرو ہو یا ٹائیگر ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ٹوٹل وفاق کی بیوروکریسی اور صوبوں کی بیوروکریسی پر عدم اعتماد کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹائیگر فورس. دیکھنا، عثمان بزدار صاحب ابھی بھی کہتے ہیں 1.25 سال بعد کہ میں ابھی انڈر ٹرینڈ ہوں، میں ٹریننگ لے رہا ہوں. اور آج میں نے ایک پروگرام سبز منڈی ریلوے ورکشاپ کے باہر کیا. یقین کریں گے وہاں پر سبزیوں کے ریٹ، آؤٹ آف فوڈ کے ریٹ، جو 60-70 روپے کیلا تھا آج 150 اور 70 روپے. محمل سرفراز صاحبہ نے ہمیں کنٹرول ہو چکی ہے. محمل صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. کرونا، لیکن یہ مہنگائی کا کرونا گورنمنٹ کا پیدا شدہ ہے. چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں. محمل صاحبہ بہت شکریہ. محمل صاحبہ، آج جس طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے کہ یکساں طور پر پالیسی بنائی جائے اور سارے کام کاغذوں میں ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہ اس طرح آج بتا رہے تھے جس طرح ٹائیگر فورس کا فال کر کے کہ جیسے کرونا بہت کم ہو گیا ہے اور ہم کاروبار کھولنے کی طرف جا رہے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں سارے تمام تر جو اس وقت چل رہی صورتحال؟ جی دیکھیے، اس کے اندر تو بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو کراچی میں ہوا ایک ڈاکٹر صاحب، ان کو وینٹیلیٹر ہی نہیں ملا اور اس کو وینٹیلیٹر کیا، ان کو میں کاشف عباسی صاحب کے بھی پروگرام دیکھ رہی تھی، تو اس میں ان کی وائف یہ بتا رہی تھی کہ ان کو تو کسی ہاسپٹل نے لیا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے کہا بیڈ ہی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر غالباً یہ اپریل کے مہینے میں 22 کو یا انہوں نے کی تھی ڈاکٹر نے جو کراچی میں ایک پریس کانفرنس، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے پاس 80% بیڈ جو ہے وہ فل ہو چکے ہیں. یہ جو بات ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے، میں خود تھوڑی سی اس پہ حیران ہوں. یہ ضرور ہے کہ ہمارا فیٹلٹیز کا ریٹ جو ہے مورٹیلٹی کا وہ ہمارا کم ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ تو خیر سائنسی اور تحقیق ہی بتائے گی. لیکن اس کے اندر شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ڈیموگرافک ہے وہ ہمارے ینگ لوگ زیادہ ہے، تو شاید ایک یہ بھی وجہ ہماری پاپولیشن جو اولڈ پاپولیشن ہے وہ کم ہو. خیر وہ تو لیکن ایک ٹیسٹ کی وجہ بھی تو ہے نا، ٹیسٹنگ بھی بہت کم ہو رہی ہے. اور ایون بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اموات کورونا کے پلڑے میں ڈالی جا رہی ہیں، یہ اموات کورونا کی ساری نہیں ہے. ابھی تک لوگ اس تھیری کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیے، جو کرونا کی اموات ہیں وہ تو بالکل کرونا ہی کی ہیں، کیونکہ وہ پراپر ٹیسٹنگ کے بعد ہی وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. بلکہ یہ آپ کی بات ضرور درست ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ اگریسو نہیں کی، کیونکہ دیکھیے پوری دنیا میں کیا ہوا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن جہاں ہوا ہے اس کے بعد اگریسو ٹیسٹنگ بھی ہوئی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن بغیر اگریسو ٹیسٹنگ کے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون سی پاکٹس ہیں کہ جہاں پر پھیل رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ فہیم یوسف صاحب ہیں، ایک امریکہ کے جانے والے ڈاکٹر، تو انہوں نے یہ بات لکھی بھی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہر 10 دن کے بعد جو ہے ہمارے ڈبل ہو رہے ہیں کیسز. مطلب 2500 سے جو ہوئے پھر وہ 5000 ہو گئے، 5 سے 10 ہو گئے، آپ دیکھیے 10 سے 20,000 ہو گئے، اور یہ ہر 10 دن کے بعد آپ کے سٹیٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ، اور یہ تو حکومت کی اپنی پروجیکشنز ہیں کہ غالباً اس مہینے کے اینڈ تک 1.5 لاکھ ہو جائیں گے کیسز. تو آپ اس لحاظ سے دیکھیے کہ پھر ہماری ڈیتھس بھی بڑھیں گی. تو یہ ایک بڑی خوفناک سی بات ہے. جو سپریم کورٹ کی طرف آپ نے بات کی کہ سینٹر آف پروونسز کی انہوں نے بات کی، دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد پروونسز تو جو ہیں وہ بالکل خود مختار ہیں، لیکن پھر بھی ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہم لوگ بہت دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس بات کے اوپر زور بھی دیا جا رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سینٹر آف پروونسز کی اس طرح کی کوارڈینیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہے، صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہے، باقی تو سب کے ساتھ. باقی تو حکومت ہی نہیں. دیکھیے باقی 2 صوبوں میں تو ان کی اپنی ڈائریکٹ گورنمنٹ ہے، اور جو تیسرا صوبہ ہے اس کے اندر ان کے allies کی گورنمنٹ ہے. تو یہ ورڈ صوبہ استعمال کرنا چاہیے ہمیں، جسٹ ایک صوبہ جو خود چاہتا ہے کہ ہماری ایک ہی پالیسی ہو، جو بار بار آج بھی وہ بیان دے رہے تھے کہ ایک یکساں پالیسی بنانی چاہیے.
देखिए बिल्कुल ये इसके अंदर मैं कहूंगी कि ये पीटीआई की हुकूमत ने थोड़ा सा इसके अंदर हम इधर हम उधर तुम वाली चीज कर दी है कि अगर जिस सूबे के अंदर पीटीआई की अपनी हुकूमत नहीं और अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो शायद उनको लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ सियासत हो रही है और ये ना हो कि सिंध की हुकूमत को यानी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट मिल जाए। तो वो उस वजह से थोड़ी सी हमने देखा कि पीटीआई सिंध चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इसके ऊपर सिंध को नीचा दिखाने की उन्होंने कोशिश की। बात सिंपल सी है कि देखिए हेल्थ सेक्टर तो पूरे पाकिस्तान में हेल्थ के ऊपर जो है वो बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में उतनी उनका सेक्टर इतने आगे नहीं अभी जा सका कि वो कोरोना के साथ निमट सके। तो पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्कों में आता है ना, वो इसका शुमार होता है। तो जितने सूबे जिसकी जो कैपेसिटी वो वही कर सकता है, लेकिन अगर कोई लॉकडाउन सख्त रखना चाह रहा है जैसा सिंध है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए मैं ये बात जरूर समझती हूँ हुकूमत की भी कि अगर वो कहते हैं कि इकोनॉमी मईशत जरूरी है, कोई भूखा ना मरे, नौकरियां जा रही हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, पाकिस्तान में भी आएगा जो वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी जब तक हम लॉकडाउन नहीं रखेंगे, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम लॉकडाउन खत्म कर देते हैं या रिलैक्स कर देते हैं उसके बाद जो है हमारे इतने ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं तो फिर हमारा हेल्थ सेक्टर तो कोलैप्स कर देगा ना। तो आप फिर क्या डेड बॉडीज के साथ क्या करेंगे? आपने वो देखनी है, मईशत देखनी है या आपने डेड बॉडीज देखनी है? ठीक, अच्छा मुझे दूसरी तरफ ये बता दें, एक तरफ चलें कोरोना चल रहा है, दूसरी जानिब सियासत भी चल रही है और नैब अगर किसी को बुलाता है तो ये समझा जाता है कि तहरीक इंसाफ की वजह से आज शहबाज शरीफ साहब पेश हो गए और इससे पहले चंद दिन पहले शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि अब नैब टार्जन बनने जा रहा है और इसी दौरानिये में शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं और उनको जून की डेट भी दे गई इसके बाद। क्या समझती हैं, नैब ऑर्डिनेंस आने वाला है या आना ही नहीं जब तक शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार ना कर लिया जाए? ऐसा शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि शायद ये गिरफ्तार हो सकते हैं। देखिए नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर तो जो अभी तरामीम चलनी है उसके ऊपर तो शहजाद अकबर साहब ने भी गालिबन उस दिन कहा था कि हम ऑपोजिशन के बगैर तो उसको नहीं कर सकते। अभी तो हम मसवदा तैयार कर रहे हैं और जो मीडिया को लीक हुआ है गालिबन वो सही नहीं है जी। तो एक चीज ये है कि देखिए एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बल्कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मैं कहूंगी कि है इस वक्त। मुझे नहीं समझ आती कि नैब को इस वक्त वो कार्रवाइयां करने की क्या जरूरत है या अगर वो गिरफ्तार भी करते हैं, ये तो खैर नैब भी बेहतर जानता है कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने जा रहे हैं कि नहीं। ऑलरेडी जेलों के अंदर जो है वो कोरोना की खतरा भी है और कहा भी जा रहा है कि आप ये तो कोर्ट के अंदर भी बात चल रही है कि आप रिलैक्स करें, इस फलाह को छोड़ दे, फलाह को नहीं तो आप फिर एक और बंदे को हाई प्रोफाइल को आप गिरफ्तार कर लेंगे। एक तरफ आप कहते हैं सियासत नहीं करनी क्योंकि एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, दूसरी तरफ सिर्फ सियासत तो चल रही है। और ये वाले केसेस तो हमने देखा है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बहुत ज्यादा है, अभी तक किसी के ऊपर भी कोई प्रूफ तो हुआ नहीं। तो ये इस तरह की जो चीजें मेरे ख्याल में हुकूमत को नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये वो वक्त है कि जब नेशनल कंसेंसस बनाए, ऑपोजिशन को साथ लेकर चले, ऑपोजिशन आपका साथ देना चाहती है तो फिर ये वाले केसेस थोड़ी देर के लिए रोक दें। आप कुछ महीने तो आप वेट कर ही सकते हैं ना। मतलब शहबाज शरीफ साहब कहाँ भाग के जा रहे हैं? अभी तो कोई फ्लाइट वगैरह भी नहीं है उस तरह का, उन्होंने कहा जाना, तो वैसे भी वापस आए हैं एक वो फ्लाइट लास्ट वाली लेकर। तो इसमें ऐसी क्या है इमरजेंसी? मुझे समझ नहीं आती कि ये वक्त नहीं है गिरफ्तारियों का सियासी या ये वक्त नहीं है इस तरह की कार्रवाइयों का। ठीक, बहुत शुक्रिया महमल। अभी शामिल करते छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। लॉकडाउन को खोलने जा रहे हैं, पंजाब में भी मरहलावार कारोबार खोलने की इजाजत देने का फैसला। जी राना साहब। वकास साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं, न्यायी साहब खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। जब इंसान कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज नहीं करें यार, नहीं मैं कहता हूं वो खुद देखना, उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गालिबन बन चुके हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि 9 मई तक हमारा लॉकडाउन चलेगा। अब जब उनका एक सीनियर मिनिस्टर कह रहा है कि लॉकडाउन गवर्नमेंट का चल रहा है, तो फिर मैं समझता हूं कि वो सेंट्रल कमांड की मीटिंग भी करते हैं और अगर असद उमर साहब ने लॉकडाउन अनाउंस किया है तो फिर खान साहब को मानना चाहिए ना कि उनकी कैबिनेट मेंबर ने अनाउंस किया उनके बिहाफ पर। ये कहना कि अशराफिया की वजह से पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन हो चुका है, तो नहीं। आज मैं समझता हूं नादरा हाफिज वकास साहब पहले दिन खुले हैं, मुझे बता दें वहां पर कहां पे थे वहां गवर्नमेंट कहां पे खड़ी थी? फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट किस चीज का नाम है गवर्नमेंट? हाँ, अपोजिशन को पकड़ लो भाई, नादरा पर एसओपी हम नहीं अडॉप्ट कर सके, शहबाज शरीफ को पकड़ लो भाई। हमने सब्ज मंडी में जो 100 रुपए किलो थे वो 500 रुपए किलो हो गए हैं।
शहबाज शरीफ को पकड़ लो और उसके बाद चिकन करे। आप चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर, आज उनकी बातें आपने नहीं सुनी? वो हर चीज सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उन्होंने वजीर आजम के सामने आंखों में आंखें डाल के बोला है जो 200 की चीज है वो 150-100 रुपए में यूटिलिटी स्टोर में मदहोश थे। इसलिए क्यों 50 अरब अवाम के टैक्सेस के पैसे खाने हैं यूटिलिटी स्टोर के नाम पे। ऐसे वहां पर चीनी नहीं मिल रही, वहां पर खजूरें, दालें और बेसन नहीं मिल रहा, कह रहे हैं शॉर्ट हो गए हैं। और क्योंकि एक मिनट सुने, साथ उन्होंने बताया कि यहां पर सस्ती है, सुन लीजिएगा ना, सस्ती है, लोग यहां पर खरीदते हैं जो थोड़े मुखैर हैं, लेकिन वो कारोबार करते हैं और यहां से खरीद के जाके जहां पर महंगी है बाहर, वहां पर जाके ठेले लगा के महंगी छोटे-छोटे कारोबार की सूरत है। आपने पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के कैमरामैन यूटिलिटी स्टोर पर भेजे, दे रहे हैं 180 रुपए की, उसकी क्वालिटी देख लें यार। बाहर वो दाल जो है वो 170 रुपए की मिलती है। चीनी की क्वालिटी और उसको देख ले, चेक कर ले। मैं समझता हूं कि वो लो स्टैंडर्ड की चीजें हैं जो अब हमको दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, जो 45 रुपए चिकन 3 दिनों में महंगा हुआ है, न्यायी साहब आपने कहा था जखीरों 2 को नहीं छोड़ूंगा, आपने ऑर्डिनेंस बना दिया, चीनी माफिया को आपने छोड़ दिया, आटा माफिया को आप, अब लीमू माफिया और उसके बाद चिकन माफिया कौन है भाई? आज तो शहबाज शरीफ साहब नैब में थे, हमजा शहबाज साहब को 12 माह जेल में हो गए हैं, तो आज चिकन हमजा शहबाज साहब महंगा कर रहे हैं, तो फिर एक केस हमारे ऊपर डाल दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुकम्मल नाकामी बैड गवर्नेंस के जिम्मेदार और खुद इमरान खान साहब और उनके उस्मान बुज़दार साहब। मैं आपकी तरफ आता हूं। फिजा शान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिजा साहब। फिजा साहब, एक तरफ तो पंजाब में लॉकडाउन को मरहलावार खोला जाएगा, वजीर आजम भी कह रहे हैं कि इजाजत दी जाएगी और जिस तरह टाइगर फोर्स के बाद ये तमाम तरह SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन आज अगर जिस तरह डॉक्टर सानिया निश्तर 27 अप्रैल को खोलने की बात कर रही थी नादरा ऑफिस को, तब तो नहीं खुले, आज वो खुले हैं, तो उसके ऊपर ना तो किसी किस्म के कोई SOPs देखे गए हैं। इसी तरह का मामला यूटिलिटी स्टोर्स के साथ हो जाएगा अगर ये खुले, तो कैसे रेगुलेट कर पाएंगे? SOPs तो दूर दूर तक कोई किसी किस्म की इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसके ऊपर। देखिए SOPs जो हैं वो बिल्कुल फॉलो करवाई जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में आपको ये जो भी रिपोर्ट आई है, ये मेरा ख्याल है इसमें कहीं किसी हद तक सच्चाई हो सकता है मौजूद हो, क्योंकि जाहिर है हमारे लिए भी ये पहला तजर्बा है। इससे पहले कभी कहीं दुनिया में कोरोना वायरस पहले नहीं जाहिर है आया था सबके लिए, सारे ममालिक के लिए, जबकि हमारा तो तरक्की पजीर मुल्क है। उसमें जाहिर है हमारे लिए भी एक नए तजर्बे हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि जैसे कि आपको पता है, खान साहब चाहते हैं कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हम इस लॉकडाउन को खोलें, जो एक बड़ा सेंसिबल तरीका है। देखिए बात ये है कि लॉकडाउन तभी खुल सकता था, या तो लॉकडाउन तब खुलता जबकि वैक्सीन आ जाती। अब वैक्सीन आने में अभी भी मतलब जो कि उम्मीद है कि 6-7 माह दुनिया में वैक्सीन मुतारिफ होने के, और फिर पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल लग जाएगा। तो हम 1 साल तक यूं तो नहीं बैठ सकते, हम लोग तो बिल्कुल, हमारी मईशत जो है वो इसकी मुतामिल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए लॉकडाउन जो है वो खुलेगा भी, वो मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो खुलेंगे भी। उसमें हो सकता है शुरू में कुछ गलतियां भी हों और उसमें जो है उसको ठीक भी किया जाएगा, क्योंकि हर चीज मॉनिटर हो रही है। आपको पता है 10 लाख इदारे जो हैं मुल्क में इस वक्त बंद होने के दर पे हैं। आपको पता है कि तकरीबन 1,80,000 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार होने के दर पे हैं। तो हम लोग कोरोना से ज्यादा मरने से तो इससे मर जाएंगे लोग। तो इसमें हम लोगों को ये जो स्टेप देखें लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो अगर ये स्टेप ले लें और इसके बाद SOPs के ऊपर अमल ना हो, जिस तरह आज सारा दिन ये आपने देखा होगा, खबरें भी चलती रही और बाकायदा फुटेजेस हैं, तो इससे तो एक तरफ कोरोना होगा, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो फिर शिद्दत इख्तियार कर जाएगा रोजगार को बचाते हुए, फिर ना रोजगार बचेगा और ना ही ये होगा। आप ठीक खुदा ना खास्ता जाहिर है ये कोई आसान काम तो नहीं है, कोई आसान वक्त हमारे पे नहीं आएगा, लेकिन ये कि उन गलतियों को फौरन सुधारा जाए, उनको आगे ना होने दिया जाए और उनके ऊपर पूरा चेक रखा जाए। मैं बिल्कुल इस चीज की हामी हूं और ये चीज होनी भी चाहिए और हमारी पार्टी का भी यही स्टांस है। तो इंशाल्लाह देखें कि चीजें जो है कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी वाज़ेह तब्दीली आएगी। जैसे जैसे ये खुलता जाएगा लॉकडाउन, तो आप देखेंगे कि सारे इदारे, सब लोग जो हैं वो SOPs प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं।
ہماری عوام میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں اگر ابھی جیسے کہ کوئی ٹیلی فون بھی کرتا ہے تو اس پہ بھی کورونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کے بارے میں ہر انسان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عوام ابھی بھی اگر اس میں اویئرنیس ان کو نہیں آئی تو انہیں بہت مشکل ہے کہ ان کو اس چیز کے اوپر لایا جائے. اس وجہ سے چیزوں میں ایس او پیز اس طرح فالو کرانا فوراً ایک دم پرفیکٹ سارا کچھ شروع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہو جائے. لیکن یکساں پالیسی کا فقدان نظر آیا ہے. یہ اگر جو وفاق بات کرتا ہے تو وہ پھر کے پی کے یا پنجاب کی بات کرتا ہے یا کچھ حد تک بلوچستان کی بات کرتا ہے، سندھ کی تو بات ہوتی نہیں ہے جب وفاق بات کرتا ہے یا وزیر اعظم بات کرتے ہیں. وہ جانے ان کا کام جانے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وفاق ایک حد تک بول سکتا ہے نا. دیکھیں 18ویں ترمیم کا یہی تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ آ کے ایشو آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے تو وہ 18ویں ترمیم کیونکہ صوبوں نے اپنی خود مختاری لے لی، اس میں انہوں نے صحت کا نظام، انہوں نے تعلیم کا نظام، انہوں نے پانی کا، سیوریج کا، انہوں نے بہت سارے سارا کچھ تو ان کے اپنے پاس تھا. اب جب ان پہ پڑی تو سب سے زیادہ تو آپ دیکھ رہے ہیں آج کے جیسے وہ میں آتا ہوں رانا صاحب آپ کی طرف ہی آنا معاملہ ہوا ہے کراچی میں، وہ ایک بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے جس میں کہ ایک ڈاکٹر کو پورے کراچی میں پھر کے ان کو ہاسپٹل میں ان کو کسی ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملی. کہنے کو یہ کہتے ہیں ان کے پاس 263 وینٹیلیٹرز موجود ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس اور کہتے ہیں کہ اس میں سے صرف 17 یوز ہو رہے تھے. تو یہ آپ سسٹم کی فیلئر کا اندازہ کریں کہ یہ اس طرح ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوا کہ وہ بیچارے جگہ جگہ پہ جا کے اور ان کا آخر میں انہیں کوئی کہیں جگہ نہیں ملی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ بے حد میں کہتی ہوں یہ جو سندھ گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم سب سے زیادہ اچھے اسٹیپس لے رہے ہیں کہ واہ جی واہ ہم نے تو پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر دیا. ایک منٹ میں آپ کی طرف آنا ہے یار رانا صاحب، آپ کی طرف آنا ہے تو ان کا حال آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا فضل صاحبہ، یہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ بیٹھے تھے، سوری رانا ارشد صاحب، ایک تو رانا ثناء اللہ زبان پہ چڑھے. رانا ارشد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اگر شہباز شریف کو گرفتار نہ کریں تو معاملات حل ہو جائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کی بات سے کہ کیونکہ کورونا کو چھپانے کے لیے آپ شہباز شریف صاحب کو نیب کے ذریعے ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے نیب میں کہوں گی آپ جو بھی آپ ان کی اپنے دل کی خواہش ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن نیب ہماری نہیں ہے، نہ وہ ہماری سنتے ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. اب کورونا کا ان سے کیا تعلق ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہدایات دے رہے ہیں برابر کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی کے دوران، اس کے اجلاس کے دوران بھی ان کی تو ایک چیز کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا، ان کو آپ لوگوں نے اپوزیشن کو کھڈے لائن لگایا ہوا، خود فیصلے لیے جا رہے ہیں، سارے کے سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے. نہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کے پیٹ میں تو درد ہوگی. اب ان کو ظاہر ہے انہوں نے لگائے ہوئے ہم لوگوں نے تو لگائے نہیں، نیب کے سارا کچھ ان کا کیا جا رہا ہے. اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بالکل ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں. اب ہم لوگ اگر ہمارا یہ سٹانس ہے کہ رانا صاحب آپ کے ساتھ کھولنا چاہیے تو اس میں ان کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے، اپنی بالکل یہ اپنی تجویزات دیں اور وہ اس کو فالو بھی اگر وہ مناسب ہوئی تو اس کو بالکل اس کو آگے امپلیمنٹ کروانا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چھوڑیں یہ لوگ اور اب اس وقت آ کے ہمارے ساتھ متحد ہو کے کریں. خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے آج کہا ہے کہ ہم لوگ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں مانیٹر کریں انتظامیہ کے ساتھ. وہ جو یہ قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اشیاء خورد و نوش کی، اس میں وہ مانیٹر کریں لوگوں اور پھر ان کو ٹیمیں بنائیں، وہاں پہ وہ لوگ مستحقین تک اب جا کے راشن پہنچائیں. تو یہ ہم لوگ تو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ. انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو نہیں کہا، انہوں نے آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے. رانا صاحب آپ لوگوں نے گاجریں کھائی ہیں، آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے گا اور اس کے ڈاکٹر نیب ہی ہے. جی بالکل الحمدللہ، جس نے گاجریں کھائی اس کے پیٹ میں درد ضرور ہوتا ہے اور درد جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. اسی لیے وہ آٹا سکینڈل کس نے کیا، رپورٹ کس کے خلاف آئی، گرفتاری ہماری ہونی چاہیے. چینی پر 55 روپے سے 90 روپے کلو چینی کس نے کی، کس نے 55 روپے سے 90 روپے کلو، 55 روپے سے. اور آج سبسڈی 300 ارب کی سبسڈی ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے میٹنگ میں اپروو کی. کسی صوبے نے نہیں دی، پنجاب نے دی. عثمان بزدار صاحب کے کنسرن سیکٹری کنسرن منسٹر نے مخالفت کی، اسی سی میں ہوئی تھی وہ، اور اس کو چیئرمین کیبنٹ نے اپروو کیا نا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 300 ارب کا ڈاکہ مارا گیا، ان کو گرفتار نہیں کرنا. گرفتار کر لیں شہباز شریف صاحب کو یا حمزہ شہباز کو، گرفتار کے بعد پھر گرفتار کر لیں.
اور اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مرکز کہاں پہ ہے، صوبے کیا کر رہے ہیں، اور جو زکوٰۃ عشر ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب 12.5% اس میں سے جہاز کی ٹکٹیں اور گاڑیاں خریدی جائیں گی تو گورنمنٹ کہاں پہ ہے، گورنمنٹ کو صاف دینا ہوگا. اور آڈیٹر جنرل نے 2019-2020 کا کہا ہے کہ 60% جو ہے وہ وہاں پر میں کیا لفظ دے سکتا ہوں کہ وہاں پر ہڑپ کیے گئے ہیں خزانے کے پیسے زکوٰۃ عشر کی، جو اس نے رپورٹ پیش کی قومی وہاں پر کورٹ میں 60% جو آڈیٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج ایک آپ کے میڈیا میں وقاص مولانا صاحب آپ کے 7 نیوز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج تمام میڈیا چینل نے جو صوبائی اسمبلی کا 8 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے ریزولوشن جمع کرائی ہے ہمارے ایم پی اے سمیع اللہ خان نے کہ جو 9th کلاس کی نئی بکس پرنٹ ہوئی ہیں مطالعہ پاکستان میں سردار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے نام کے ساتھ آخری نبی کا جو لفظ تھا وہ وہاں سے حذف کر دیے گئے ہیں. ہم نے یہ ریزولوشن جمع کرا دی ہے. ایک منٹ یہ غلطی ہو سکتی ہے. ایک منٹ اچھی بات ہے. آپ کے وزیر قانون کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا تھا جو حلف نامہ تھا. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے ریزولوشن جمع کرا دی ہے. اگر اس میں ٹیکسٹ بک بورڈ ذمہ دار ہے، اس میں سیکٹری ذمہ دار ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اس کا تعین ہونا چاہیے. فضا صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی فضا صاحب. فضا صاحب آپ ہمارے یہ ذمہ دار ہے جی ختم نبوت کے. اچھا سوال کا جواب دینا. ختم نبوت پر جس نے جو کیا وہ بھگتے گا. میرے بھائی مجھے بات ایک منٹ 3.5 ارب کی سبسڈی ہم نے دی تھی اور آپ نے دی تھی 16.5 ارب کی سبسڈی. اور آپ مطلب ہمارے آگے اس طرح بول نہیں سکتے جیسے آپ اتنی لمبی لمبی یہ کلابیں ملا رہے زمین آسمان کی. بالکل غلط بات ہے. آپ پہلے اپنے گربان غلط نہیں، ٹھیک بات ہے. 300 ارب کی سبسڈی دی عمران خان صاحب نے قومی خزانے پہ. بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ ذمہ دار ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہے. کون لے گیا یہ پیسے اور چینی کے ریٹ کیوں نہیں کم ہوئے؟ بات کرونا کی ہو رہی ہے، وہ باتیں ان سے اس کا جواب نہیں دے پا رہے. کبھی شہباز شریف پہ تو کرونا پر بھی کرونا پر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کو پی پی آئی کٹس نہیں آپ دے رہے. آپ کٹس ڈائگنوز کرنے والی آپ نہیں پرووائڈ کر رہے. بتا تو دیں. جی میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 لاکھ ہمارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور تمام صوبوں کو ٹیسٹنگ کٹ جو ہے وافر مقدار میں پہنچ چکی ہیں. حفاظتی سامان کی 5ویں کھیپ پہنچ چکی ہے. این ڈی ایم اے کا آج کا کلیم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس لیے ہم لوگ اپنا کام پورا کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارا باقی آپ کو پتا ہے ریلیف فنڈ جس طرح سے دیے جا رہے ہیں جس ٹرانسپیرنسی سے الحمدللہ دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے انڈر، وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہ اتنا زبردست کام ہو رہا ہے. اس میں پھر اب اس کا نیا مرحلہ شروع ہوا ہے جس میں کہ انہوں نے اس کو جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ وہ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کو فلاں جگہ سے ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے. اس پہ بھی 12,000 انشاءاللہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے کیونکہ وہ افیکٹیو ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ ان کو دیں. تو ہم لوگ اپنی طرف سے دیکھیں پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر دوسرے تیسرے دن آ کے وہ پوری مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں. وہ ٹی وی پہ سامنے بھی آ کے بیٹھتے ہیں میڈیا پہ. یہ نہیں کہ جو پچھلے تھے ماشاءاللہ سے جو کہ آیا ہی نہیں کرتے تھے کبھی ٹی وی پہ، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بات کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، تو پرچیاں دیکھ دیکھ کے وہ بات کیا کرتے تھے. تو آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے کمپیئر کر ررہے ہیں یا کیسے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک 30 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو پروگرام رکھوں گا. ہمارے دور میں اسٹاک ایکسچینج 54,000 انڈیکس پر تھی. پوری دنیا میں تیل مفت مل رہا ہے. آپ 82 روپے عوام کی جیب پر ڈاکہ مار رہے ہیں. 30 روپے کا پیٹرول لیٹر ہونا چاہیے. سبزیاں مہنگی، آٹا مہنگا، حتیٰ کہ جینا مہنگا ہوتا ہے، مرنا مہنگا ہوتا ہے. اس سے ذمہ دار عمران خان صاحب ہے. اللہ حافظ.